हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें ये हमारा मैराथन सेशन है 10 यूनिट्स 10 मैराथन। ठीक है, जिसमें हम लोग जो मैराथन कर रहे थे वो यूनिट 1 का था, जिसका ये पार्ट 2 है। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था यूनिट 1 का जो मैराथन सेशन रहेगा वो आपका 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया है, पार्ट 2 आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो इंडियन फिलोसफीज हैं आपकी। ठीक है, जितनी भी इंडियन फिलोसफीज हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सांख्य है, योगा है, ठीक है, और बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने अभी तक भी उस सेशन को नहीं देखा है वो प्लीज उस सेशन को जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट करें। काफी इंपॉर्टेंट सेशन था, मैंने इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे शेयर कर रखी हुई हैं। ठीक है, आज का जो सेशन रहेगा वो हम लोग देखेंगे वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, जिसमें हम लोग को देखना है आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म में क्या क्या बातें हुई हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिटेल मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इसमें भी कुछ मैंने कीवर्ड्स डाले वो मैं आपको एक मिनट शो कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। डिटेल्स मैंने एक मिनट, यहाँ ये इधर आ जाओ। ठीक है, जब आओगे यहाँ पे ये डिटेल्स में नहीं, कुछ कीवर्ड्स भी है। देखो, ये आइडियलिज्म की फिलोसफी है। ठीक है, हम आइडियलिज्म की फिलोसफी देखेंगे, यहाँ पे रियलिज्म देखेंगे, मार्क्सिज्म देखेंगे, एग्जिस्टेंशियलिज्म देखेंगे, है ना, प्रैग्मेटिज्म देखेंगे, इन सारी को देखेंगे। इन सबको देखने से पहले एक हम लोग कंपैरेटिव पहले स्टडी करके मैंने एक चार्ट आप लोग के लिए बनाया है। ठीक है, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। अब ये जो चार्ट है कंपैरेटिव स्टडी वाला आपका, ठीक है, जिसमें डिटेल पूरा आपको मिल जाएगा, एक एक कीवर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक एक कीवर्ड जिसे आपको लिखने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसका मैं जो पीडीएफ होगा वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका पूरा। आप बिल्कुल डिफरेंशिएट कर पाओगे यहाँ पे कि आइडियलिज्म में क्या है, रियलिज्म में क्या है, नेचुरलिज्म में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि आइडियलिज्म जो है उसके एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं। जब एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो सॉक्रेट्स हैं, प्लेटो हैं, शंकराचार्य, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ये सारे इनकी क्या है, एक्सपोनेंट है। रियलिज्म में ये एक्सपोनेंट इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, कई बार पूछे गए, इरामस है, राबेलियस है, मिल्टन लॉर्ड है, मॉन्टेग्ने है, बैकन है, रटके हैं। नेचुरलिज्म में अरिस्टोटल, कॉम्टे, डार्विन, बर्नार्ड शॉ, हर्बर्ट। यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म में सीबी पियर्स, विलियम जेम्स, शिलर, जॉन डीवी एंड किलपैट्रिक, दे आर द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये क्या है, एक्सपोनेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। फिर आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। जब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात करते हैं तो आइडियलिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल क्या बोला है, ये आइडियलिज्म इंसिस्ट करता है किस चीज पे, गॉड पे। ठीक है, हमें क्या करना है, गॉड को अचीव करना है। यहाँ पे जो रियल है वो क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये बोलते हैं कि ये जो हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, सुप्रीम है, यूनिवर्सल्स हैं। जो वैल्यूज हैं ये कैसी हैं, प्री डिटरमाइंड है। कैसी है, प्री डिटरमाइंड है। ये प्री डिटरमाइंड से क्वेश्चन भी आया हुआ आपका। आइडियलिज्म इज अ कंप्लीट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। जो आइडियलिज्म है उसका एक ऐसा व्यू पॉइंट है, बिल्कुल स्पिरिचुअल है। इट इज अ मोनिस्टिक कंसेप्ट। ठीक है, ये एक मोनिस्टिक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट पे बात करता है। ठीक है, मोनो मतलब एक कंसेप्ट। फिर आते हैं रियलिज्म पे। रियलिज्म बिलीव करते हैं इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट पे। किस पे बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल पे और सोशल डेवलपमेंट पे ये बिलीव करते हैं। इट बिलीव्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ये मटेरियल वर्ल्ड को ट्रू मानते हैं। इनके हिसाब से जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मतलब जो कॉज एंड इफेक्ट का जो पूरा रिलेशनशिप है और ये जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, साइंटिफिक उसके जो प्रिंसिपल है वही यूनिवर्सल है, वही यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रियल लाइफ बिकम आइडियल्स एंड वैल्यूज। जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है वही आइडियल्स है, वही वैल्यूज है। ये फुली साइंटिफिक एटीट्यूड है। इनका जो एटीट्यूड है कैसा है, साइंटिफिक है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड को ये एक्सेप्ट करते हैं और ये प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट पे काम करते हैं। ठीक है, ये प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट पे काम करते हैं। फिर नेचुरलिज्म पे आते हैं। नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। नेचुरलिज्म भगवान को नहीं मानते। उनके हिसाब से सब कुछ नेचर है, नेचर इज एवरीथिंग, नथिंग इज बियॉन्ड इट। नेचर के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, जो कुछ भी है सब नेचर है। ये इट बिलीव्स इन द मैटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ये मैटर और मटेरियल वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उस पे उसको मानते हैं।
फिजिकल एंड नेचुरल जो प्रिंसिपल्स हैं वही सुप्रीम है और यूनिवर्सल है, ठीक है। जो फिजिकल और नेचुरल, यहाँ पे फिजिकल और नेचुरल प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है, यहाँ पे स्पिरिचुअल वैल्यू की बात की जा रही थी, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की जा रही थी, यहाँ पे फिजिकल और नेचुरल प्रिंसिपल्स की। देयर इज अ नो आइडियल सुप्रीम वैल्यूज, यहाँ पे कोई भी सुप्रीम वैल्यूज नहीं है। इनके हिसाब जो से रियलिज्म के हिसाब से क्या था, जो हमारी प्रॉब्लम है रियल लाइफ की, वही हमारी आइडियल और वैल्यूज बन जाती हैं। इनके हिसाब से जो वैल्यूज होती हैं वो प्री डिटरमाइंड होती है। ये बोलते हैं कोई भी सुप्रीम वैल्यू नहीं है, कोई भी आइडियल्स नहीं है, फुली मटेरियलिस्टिक और मैकेनिकल एटीट्यूड होता है इनका, और ये एक मोनिस्टिक कंसेप्ट है। प्रैग्मेटिज्म में, प्रैग्मेटिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड और स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये गॉड और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे बिलीव नहीं करते। इट हैज फुल फेथ इन मैन, ये पूरा मैन पे फेथ करते हैं। इट अपहोल्ड द पावर ऑफ अ मैन एज सुप्रीम, ये बोलते हैं जो मैन है, मैन के पास पावर है वही सुप्रीम है, मैन यहाँ पे सुप्रीम है, ये चीज बोलते हैं। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सल, they change according to change in its time, circumstances and situation। ये बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है वो सुप्रीम नहीं है, वो चेंज होती रहती है टाइम, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ये स्पिरिचुअल वैल्यूज चेंज होती रहती है, इसलिए ये सुप्रीम नहीं हो सकती, ये रियल नहीं हो सकती है। वैल्यूज जो है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं। आइडियलिज्म बोलता है कि वैल्यूज कैसे होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं। प्रैग्मेटिज्म बोलता है नहीं, ये प्री डिटरमाइंड नहीं होते, वो मेकिंग में है। प्रैग्मेटिज्म में बोला जाता है जो रियलिटी है स्टिल इन मेकिंग, अभी बन रही है, ठीक है, मेकिंग में है, प्रोसेस में है। फुली साइकोलॉजिकल ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट होता है इनका, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल होते हैं, जो मैन होते हैं, इनका पूरा जो फेथ होता है किसके ऊपर होता है, मैन पे। मैन के पास सुप्रीम पावर है, ये प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं, ठीक है बात, ये चीज समझ में आई। आगे आ जाओ। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ये इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने ये पूरा चार्ट आपको शो किया है यहाँ पे। यहाँ पे एजुकेशन के इनके क्या प्रिंसिपल हैं आइडियलिज्म के। एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअलिज्म एंड एथिक्स, ये बोलते हैं जो एजुकेशन है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म पे और एथिक्स पे। इट एम्फसाइज मेंटल एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है, मेंटल कैपेबिलिटीज पे ये ज्यादा एम्फेसिस करते थे। टीचर एंड करिकुलम आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं, जो करिकुलम है, वो सेंटर ऑफ एजुकेशन होते हैं। ये बुक लर्निंग को एम्फसाइज करते थे। बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो सोसाइटी है, वो दोनों ही वैल्यूड होते हैं। इट इज अ डेफिनेट एंड स्पेसिफिक आइडियोलॉजी। उसी जगह जो रियलिज्म है वो बोलता है एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द साइंस ओनली, रियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी है, सिर्फ साइंस पे बेस्ड है। ये बिहेवियर और एक्सपेरिमेंट पे फोकस करते हैं। इनके हिसाब से जो सेंटर ऑफ एजुकेशन के जो सेंटर में है वो कौन है, वो बच्चा है। चाइल्ड इज इन द सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये अपोज करते हैं बुकिश लर्निंग को, जो बुकिश लर्निंग होती है उसको अपोज करते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को ही वैल्यूड मानते हैं, ठीक है। इट इज लाइबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन लाइफ, मतलब ये जैसे जैसे हमारी स्थिति चेंज होती है, लाइफ चेंज होती है, वैसे वैसे चेंजेस यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में भी ऐसे ही होता है। फिर नेचुरलिज्म में क्या है, एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी, एजुकेशन जो है वो साइकोलॉजी पे बेस्ड है, होती है। इट emphasize बेसिक इंस्टिंक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट emphasizes बेसिक इंस्टिंक्ट्स, इंटरेस्ट एंड टेंडेंसीज, ठीक है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे, इंटरेस्ट हैं, टेंडेंसीज है, इसको ये एम्फेसाइज करता है यहाँ पे। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड, बच्चा ही सेंटर ऑफ एजुकेशन है, और यहाँ पे चाइल्ड और उसकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो सेंटर ऑफ एजुकेशन है। ये भी बुकिश लर्निंग को अपोज करते हैं, इंडिविजुअल को ये क्या करते हैं, वैल्यूड करते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक आइडियोलॉजी, ये कैसी आइडियोलॉजी है, प्रोग्रेसिव है और डायनेमिक है। आइडियलिज्म कैसी आइडियोलॉजी की, आइडियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो कैसी है, डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, और ये कैसी है, प्रोग्रेसिव है। ये कैसी है आपकी, प्रोग्रेसिव है। नेक्स्ट आ जाओ। प्रैग्मेटिज्म में एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी एंड साइंस, इट एम्फसाइज प्रैक्टिस, प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिस को एम्फसाइज करता है। चाइल्ड इज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज, ये बोलते हैं जो चाइल्ड है वो फोकल पॉइंट, मतलब चाइल्ड सेंटर में, केंद्र में होना चाहिए जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज चल रही हैं। ये भी अपोज करता है बुकिश लर्निंग को। ओनली सोशबिलिटी इज एम्फसाइज, सिर्फ सोशबिलिटी, ये सोशबिलिटी को ही, इंडिविजुअल को एम्फसाइज नहीं, सोशबिलिटी को एम्फसाइज करता है। ये प्रोग्रेसिव है, डायनेमिक है और चेंजेबल आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, ठीक है बात, इतनी चीजें क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन में, देखो सब बिल्कुल एक
कंसाइज फॉर्म में आपको यहाँ पे है, पॉइंट टू पॉइंट है। आप इसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन और यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन या फिर पर्सनालिटी, ये इसका एम ऑफ एजुकेशन है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस को ये करते हैं एम ऑफ एजुकेशन में। कन्वर्जन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इनबॉर्न जो नेचर है इनटू द स्पिरिचुअल नेचर, होली लाइफ का प्रिपरेशन करना, डेवलप करना इंटेलिजेंस को और रैशनैलिटी का, ठीक है, ये क्या है, दीज आर द एम्स ऑफ द आइडियलिज्म, एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ आइडियलिज्म। अगर हम बात करते हैं रियलिज्म की, तो यहाँ पे बच्चे को लाइफ के लिए जो भी रियल लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर करना, इनका मेन एम ये होता है, उसका फिजिकल मेंटल है ना, इसका डेवलपमेंट करना, ठीक है, प्रिपेयर करना चाइल्ड को जिससे वो एक हैप्पी लाइफ को जी पाए, ठीक है, उसके सेंसेस को ट्रेन करना। यहाँ पे जो नॉलेज होती है वो थ्रू सेंसर्स आती है, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे रियलिज्म में जो हमें नॉलेज मिलती है वो थ्रू द सेंसर्स। एक्वेटिंग द चाइल्ड विद नेचर एंड सोशल इन्वायरमेंट, बच्चे को हमें जो उसका सोशल और नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके साथ एक्वेंट करना है, ठीक है। इम्पार्ट करना वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन को इम्पार्ट करना कहाँ पे बोला गया था, रियलिज्म में। फिर आते हैं नेचुरलिज्म में, इसका एम ऑफ एजुकेशन क्या है, टू परफेक्ट द ह्यूमन मशीन, जो ह्यूमन मशीन है उसको क्या करना है, परफेक्ट करना है। अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, जो फ्यूचर और प्रेजेंट है, ठीक है, उस फ्यूचर एंड प्रेजेंट हैप्पीनेस को अटेन करना। प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल, ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस, अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ रेशियल गेन्स, नेचुरल डेवलपमेंट, ऑटोनोमस डेवलपमेंट, दीज आर द एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म में बात करते हैं तो यहाँ बोलता है जो एम ऑफ एजुकेशन है वो प्रीडिटरमाइन नहीं होते, क्योंकि वो मेकिंग में है, ठीक है, वो मेकिंग में है। एजुकेशनल एम चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम्स, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, ये बोलते हैं जो एजुकेशनल एम्स है वो टाइम, सिचुएशन, समय के साथ चेंज होते रहते हैं, तो वो फिक्स नहीं है। मोर एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देना है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को क्रिएट करना है, और सोशल एडजस्टमेंट करना है, और हारमोनियस डेवलपमेंट करना है। ये भी पॉइंट आपसे पूछा हुआ है, सोशल एडजस्टमेंट एंड हारमोनियस डेवलपमेंट, बहुत सारे पॉइंट यहाँ के आपके नेट में पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, करिकुलम की बात करते हैं। जब करिकुलम पे आते हैं तो आइडियलिस्टिक करिकुलम इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू आइडियल्स एंड इटर्नल वैल्यूज, ठीक है, ये क्योंकि इटर्नल वैल्यूज को ही ट्रू मानते हैं, ठीक है, आइडियाज को, इटर्नल वैल्यूज को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करिकुलम को डेवलप करते हैं। ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स को एम्फेसाइज किया जाता है यहाँ पे, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे करिकुलम के वो कौन से हैं, रिलीजियस हैं, स्टडीज है, स्पिरिचुअल स्टडीज है, एथिक्स है, लैंग्वेज है, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, ठीक है। रियलिस्ट करिकुलम इज डेवलप अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी, अब ध्यान देना, ये जो आइडियलिस्ट करिकुलम है वो कैसे डेवलप होता है, अकॉर्डिंग टू द आइडियाज एंड वैल्यूज, ठीक है। लेकिन जो रियलिस्टिक करिकुलम है उसे हम लोग यूटिलिटी और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेवलप कराते हैं। सब्जेक्ट कंसर्निंग डे टू डे एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम, यहाँ पे जो डे टू डे जो भी एक्टिविटीज होती है उन्हें यहाँ पे करिकुलम में ऐड किया जाता है। मेन सब्जेक्ट्स जो है रियलिस्टिक करिकुलम के वो कौन से हैं, नेचुरल साइंसेज हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, फिजिकल साइंसेज हैं, हेल्थ कल्चर है, फिजिकल एक्सरसाइज है, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारी चीजें, ठीक है। नेचुरलिस्टिक करिकुलम इज कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो भी एप्टीट्यूड है, जो टेंडेंसीज हैं चिल्ड्रन की, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को यहाँ पे डेवलप करते हैं। इन सच करिकुलम साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेन प्लेस दिया जाता है, लाइक ह्यूमनिस्टिक जो है वो जो मतलब जो साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं उनको मेन प्लेस देते हैं, और जो ह्यूमनिस्टिक है वो सब्सिडरी पोजीशन पे आता है। मेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, फिजिकल साइंस है, फिजियोलॉजी है, हेल्थ कल्चर है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, ये सारी। प्रैग्मेटिज्म का जो करिकुलम है वो किस चीज पे बेस होता है, यूटिलिटी, क्या आगे कैसे इसकी यूटिलिटी है, ठीक है, ये इसका ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे भी काम करता है, ठीक है, ये पॉइंट भी पूछा हुआ है प्रैग्मेटिज्म में, ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे काम करता है। सोशल सब्जेक्ट फॉर्म द मेन बॉडी एंड अदर सब्सिडरी, जो सोशल सब्जेक्ट्स हैं वो मेन है यहाँ पे, और जितने भी हैं सब सब्सिडरी है। जो मेन सब्जेक्ट है प्रैग्मेटिक करिकुलम के वो है हेल्थ, हाइजीन, साइंस, फिजिकल, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, ये सारे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, अब मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। अब मेथड ऑफ टीचिंग की अगर देखेंगे तो
आइडियलिस्ट हैव नॉट अडॉप्टेड एनी स्पेसिफिक एंड डेफिनेट मेथड ऑफ टीचिंग, इन्होंने कोई भी एक स्पेसिफिक और डेफिनेट जो मेथड है टीचिंग का उसको इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था, इन्होंने कई सारे मेथड्स को क्या किया था, एडवोकेट किया था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, मैंने अभी कंटेंट में भी डाला हुआ है, जिसमें इन्होंने कई सारे मेथड्स की बात की। क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, कंजर्वेशन मेथड हो गया, कन्वर्सेशन मेथड हो गया, डायलॉग हो गया, डिस्कशन हो गया, लेक्चर हो गया, आर्गुमेंटेशन हो गया, इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, इन्होंने किसी एक मेथड को नहीं माना है। रियलिस्टिक एम्फेसाइज साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव जो मेथड है टीचिंग के उसको एम्फेसाइज करते हैं। इट एम्फेसाइजेस द इनफॉर्मल मेथड ऑफ टीचिंग। रियलिस्टिक एम्फेसाइज द कौन से मेथड को एम्फेसाइज करते हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस को, रिसर्च को, एक्सपेरिमेंटल मेथड को, ह्यूरिस्टिक मेथड को, कोरिलेशन मेथड को। ठीक है, नेचुरलिस्टिक बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग को, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंसेस को, लर्निंग बाय प्ले, इन सारे मेथड्स को ये क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। जैसे प्ले वे मेथड हो गया, है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, किंडरगार्टन मेथड हो गया, ये सारे। प्रैग्मेटिज्म have emphasizes the principle of purposive processes of learning, learning by doing, by experience, correlation and integration. On the basis of these principles, किल्पैट्रिक हैज गिवन बर्थ टू प्रोजेक्ट मेथड। अभी हमने जो एक पेपर डिस्कस किया था वहां पे क्वेश्चन भी आया था कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है। ठीक है, किल्पैट्रिक ने दिया ये प्रोजेक्ट मेथड, अ मेथड विच इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे टीचर्स। जब टीचर्स की बात करते हैं, टीचर्स को यहाँ पे सुप्रीम रोल दिया गया है। ठीक है, टीचर एज अ गार्डनर, उसे पता है, टीचर यहाँ पे एक गार्डनर की तरह काम करता है, उसे पता है अपने बच्चे की कैसे केयर करनी है, कैसे उनको ग्रोथ, उनकी ग्रोथ करानी है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे सेंटर में कौन है, यहाँ पे टीचर है। टीचर यहाँ पे जब रियलिज्म में आते हैं, जो टीचर का रोल है वो सुप्रीम है, क्योंकि ही ब्रिंग्स द चाइल्ड इन टच विद द एक्सटर्नल रियलिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पे भी टीचर का जो रोल है वो सुप्रीम है, क्योंकि एक टीचर ही है जो बच्चे को उस एक्सटर्नल रियलिटीज ऑफ लाइफ से मीट कराता है। ठीक है, keep aside his own views, the teacher imparts scientific knowledge to the child in an easy and effective way। एक टीचर ही है जो अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को साइड में रख करके बच्चों को एक बच्चों के अंदर साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करता है, उसे इजी एंड इफेक्टिव वे में बताता है। टीचर का जो नेचुरलिस्ट, जब नेचुरलिज्म में आते हैं तो यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है वो सब्सिडरी हो जाता है, बच्चे का रोल यहाँ पे सुप्रीम होता है। नेचर यहाँ पे सुप्रीम टीचर है, टीचर का यहाँ पे जो रोल है वो कैसा, सब्सिडरी है, टीचर को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। जो नेचर है वही हमारा यहाँ पे क्या है, टीचर है। ठीक है, फिर आते हैं प्रैग्मेटिज्म में, टीचर रोल इज दैट ऑफ फ्रेंड। यहाँ पे जो टीचर का रोल है वो कैसा है, एक फ्रेंड की तरह है, फिलोसोफर की तरह, गाइड की तरह है। ठीक है, टीचर पुट्स द चाइल्ड इन सच अ पोजीशन सो दैट ही लर्न्स टू क्रिएट न्यू वैल्यूज फॉर फ्यूचर। एक टीचर ही है जो बच्चे को एक ऐसी पोजीशन में लेके आता है जहाँ पे वो नई वैल्यूज को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, डिसिप्लिन की बात करते हैं। आइडियलिज्म ने एक एडवोकेट किया है डिसिप्लिन एट ऑल कॉस्ट, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन को इन्होंने यहाँ पे एडवोकेट किया है, फ्रीडम को यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, रियलिज्म एम्फेसाइज अ साइनेटिक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इम्प्रेशनिस्टिक एंड इमेंसिपेटरी डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू नेचुरल एंड सोशल प्रोसीजर। यहाँ पे द स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म इज फ्रीडम, यहाँ पे बच्चों को फ्रीडम दी गई है। ठीक है, this doctrine supporting emancipatory discipline emphasizes discipline according to natural consequences। pragmatism ने emphasize किया है लिमिटेड, मतलब यहाँ पे बच्चों को पूरी फ्रीडम मिली है, यहाँ पे लिमिटेड फ्रीडम मिली है, और यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ स्कूल पे। स्कूल की बात करते हैं, यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, स्कूल इज द ओनली प्लेस फॉर रेगुलर इफेक्टिव एजुकेशन। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेगुलर और इफेक्टिव एजुकेशन दी जा सकती है। स्कूल इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ प्लीजिंग एंड जॉयफुल एक्टिविटीज। स्कूल में ही एक प्लीजिंग और जॉयफुल एक्टिविटीज कराई जाती है बच्चों को। ठीक है, रियलिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल क्या है, सोशली वेल प्लान इंस्टीट्यूशन है, ये पूछा हुआ है लाइन आपसे। ठीक है, रियलिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल क्या है, सोशली वेल प्लान इंस्टीट्यूशन है, इट इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, ये भी लाइन आपसे पूछी हुई है। ठीक है, स्कूल इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, मतलब घुमा करके कुछ स्टेटमेंट में ऐसे आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। नेचुरलिज्म नेचर वॉस्ट कैंपस इज द रियल स्कूल, इन्होंने बोला जो नेचर है, ठीक है, नेचर वॉस्ट कैंपस होता है, ठीक है, वो रियल स्कूल होता है। स्कूल शुड बी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस फील्ड ऑफ फ्री एक्टिविटीज। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिज्म स्कूल इज अ लैबोरेटरी, इन्होंने स्कूल को एक लैबोरेटरी बोला है जहाँ पे चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और स्कूल इट इज अ सोसाइटी इन मिनिएचर। ठीक है, तो ये पूरा आपका आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म कवर हो गया। ठीक है, इतना अगर आप एग्जाम में भी पढ़ के जा रहे हो तो सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ से आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, जो फॉर्म्स हैं, आइडियलिज्म के फॉर्म्स हैं आपके, है ना, नेचुरलिज्म के कुछ फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स देख लो। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ से देख लो। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो, जब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म की, तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म होता है, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म होता है, पर्सनल आइडियलिज्म होता है, और ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म होता है। अभी मैंने एक रिसेंट पेपर डिस्कस किया है, वहां पे मैंने बताया था ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के बारे में। इसे ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कांट ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? कांट ने दिया है। जब सब्जेक्टिव आइडियलिज्म किसने दिया है? बार्कले ने दिया है। ये जो आइडियलिज्म है इसको क्या बोलते हैं? मेंटलिज्म भी बोलते हैं और फेनोमेनलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, जो मेंटलिज्म एक्टिविटीज होती है, फेनोमेनाज होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको मेंटलिज्म और फेनोमेनलिज्म भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की अगर बात करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ मेटाफिजिकल आइडियलिज्म जो एक्सेप्ट करता है न्यू रियलिज्म को, मतलब इंपीरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये इफ ई फेनोमेनलिस्ट और मटेरियलिज्म को रिजेक्ट करता है, मतलब ओवरऑल ये सब्जेक्टिव का कंट्रास्ट है। ठीक है, फिर ट्रांसडेंटल की अगर बात करते हैं, तो Kant proposes that the object of experience relied upon their existence in the human mind that perceives the object, and the and that the nature of thing in itself is external to human experience and cannot be conceived without the application of categories which give structure to the human experience of reality। मतलब ट्रांसडेंटल जो आइडियलिज्म है जिसमें कांट ने प्रपोज किया, जो हमारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, वो किस पे रिलाई करते हैं? हमारे ह्यूमन माइंड में उसका एग्जिस्टेंस है या फिर नहीं, कैसे हम उस ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं अपने माइंड के अंदर, इस चीज पे वो रिलाई करते हैं। ठीक, फॉर्म्स ऑफ एक मिनट रुको, इधर आओ। फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म में आ जाओ। प्लाटोनिक आइडियलिज्म है, रिलीजियस आइडियलिज्म है, और मॉडर्न आइडियलिज्म है। मॉडर्न आइडियलिज्म किसने दिया है? मॉडर्न बोलो या फिर इंटेलेक्चुअल बोलो, इसे किसने दिया है? इमानुएल कांट ने दिया है। ठीक है, और रिलीजियस आइडियलिज्म किसने दिया है? ऑगस्टीन ने दिया है। प्लाटोनिक आइडियलिज्म में बोला गया है कि प्लेटो का ये कंसेप्ट है, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म दैट एवरीथिंग इन मटेरियल रियलिटी कम्स फ्रॉम बट ओनली एज एन इमिटेशन ऑफ दीज फॉर्म। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। यहाँ पे तीन तरीके की नॉलेज है, यहाँ पे थ्री फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है। सेंस ऑर्गन बेस्ड नॉलेज है, ओपिनियन बेस्ड नॉलेज है, थिंकिंग बेस्ड नॉलेज है। जो ऑर्गन बेस्ड नॉलेज है वो कैसी होती है? ये अनट्रू होती है। ठीक है, आइडियलिज्म में जो ऑर्गन बेस्ड नॉलेज होती है वो कैसी होती है? अनट्रू होती है। जो ओपिनियन बेस्ड नॉलेज होती है वो पार्शली ट्रू होती है। थिंकिंग बेस्ड जो नॉलेज होती है वो आपकी रियल होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? रियल होती है। ठीक है, एक्सोलॉजी में ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की इन्होंने बात की है। ट्रुथ रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्चुअल साइड को, ब्यूटी रिप्रेजेंट करता है एस्थेटिक साइड को, गुडनेस रिप्रेजेंट करता है मॉरल साइड को। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग में देख लो, इंडक्शन रिडक्शन और अरिस्टोटल ने दिया है, डायलॉग मेथड प्लेटो ने दिया है, क्वेश्चन आंसर सॉक्रेट ने दिया है, लॉजिक मेथड हर्बर्ट ने दिया है, गेम्स मेथड फ्रोबेल ने दिया है। मैंने नाम भी यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैंने नहीं डाली, क्या आइडियलिज्म के फॉर्म थे? रुको एक मिनट, टाइम दो मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक मिनट, मैं इसमें से फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं इससे क्वेश्चन, मैंने शायद इतनी चीजें क्लियर है ना? किसी को यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी। और वो जो चार्ट है वो मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्या था यहाँ पे? आइडियलिज्म था आपका। ठीक है, इसमें जब हम फॉर्म्स ऑफ, अच्छा मैंने यहाँ पे बात की है शायद, एक मिनट को,
हाँ हाँ मैंने बात की, सॉरी मेरा दिमाग कहाँ पे है। ठीक है ठीक है, बात की हुई है, ठीक है। सही है। नेक्स्ट आ जाओ, नेचुरलिज्म पे बात की हुई है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने मिस कर गई, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब आ जाओ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म जो है आपका अपोज करता है आइडियलिज्म को। अभी देख के आए हो, नेचुरल सेल्फ और रियल सेल्फ की बात करता है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी देख चुके हो, इसलिए मैं नहीं बता रही। सिर्फ फॉर्म्स में आ जाओ। फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म में फिजिकल नेचुरलिज्म है, जो इंसेक्टिविस्ट की बात करता है। मैकेनिकल नेचुरलिज्म मतलब मशीन्स आते हैं यहाँ पे। और बायोलॉजिकल जो नेचुरलिज्म है, यहाँ पे डार्विन्स की जो थ्योरी है वो आती है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ इसमें यहाँ पे जीन रॉस जो जीन जैक्यूस जो रूसो हैं, इनकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम हैंड ऑफ द ऑथर ऑफ द नेचर बट एवरीथिंग डीजनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ अ मैन। ये रूसो ने बोला है, जिसमें उन्होंने 6 ग्रेट बुक्स लिखी हुई हैं। ये बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए। Progress of Art and Science, The Origin of Inequality Among Men, Discourse on Inequality, The New Heloise, Social Contract and Emulsions, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने नेगेटिव एजुकेशन के बारे में भी बोला है। ही emphasized on negative education as compared to the positive education, as formal and rigid education tried to prepare the child for adult role before time by providing a lot of information and instruction in an artificial environment। मतलब इन्होंने बोला है कि ये जो पॉजिटिव एजुकेशन है वो कैसी होती है, फॉर्मल होती है, रिजर्ड होती है। इसी वजह से इन्होंने उसको अपोज किया है। इन्होंने बोला जो नेगेटिव एजुकेशन होता है उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। बच्चा अपने खुद के पेस से यहाँ पे सीख सकता है, ठीक है, खुद से सीख सकता है। तो नेगेटिव एजुकेशन को इन्होंने एम्फेसाइज किया था। नेगेटिव एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात किया था, ठीक है, एम्फेसाइज किया था। इनकी एक बुक थी इमाइल, ठीक है, इन्होंने लिखी थी इस बुक को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नेगेटिव एजुकेशन में कुछ चीजें बोली थी, जिसमें इन्होंने एम्फेसाइज किया था कुछ चीजों में। नो टाइम सेविंग, प्रोवाइड इनफ टाइम टू द चाइल्ड टू लिव इन द नेचर। मतलब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, वो नेचर के साथ रह पाए। नो लर्निंग थ्रू बुक्स रेदर लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द नेचर। मतलब बुकिश लर्निंग को अपोज करके इन्होंने बोला था डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराओ। नो हैबिट फॉर्मेशन, नो सोशल एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज द अपर क्लास सोसाइटी वॉज करप्ट एट दैट टाइम। मतलब जो अपर क्लासेस में कोई भी सोशल एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी उस टाइम पे, मतलब सोसाइटी जो जब वो अपर क्लासेस तक बच्चों को सोशल एजुकेशन नहीं देने के लिए इन्होंने बोला था, क्योंकि सोसाइटी कैसी होती है उस टाइम तक, करप्ट होती है। नो डायरेक्ट मोरल एजुकेशन, नो स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल डिसिप्लिन, ठीक है। इस चीज को इन्होंने बहुत ज्यादा वो किया था। नो ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड, कोई भी ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स को यहाँ पे इन्होंने फॉलो करने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। इमाइल ने एक ये जो बुक लिखी थी, इमाइल डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स, ईच करस्पॉन्ड टू अ डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। इमाइल ने क्या किया था, बुक को 5 बुक्स को, एक बुक को मतलब डिवाइड किया था बुक को, जिसमें इन्होंने बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, ऐसे बुक 5 ऐसे करके किया था। जो बुक 1 थी वो डिस्क्राइब करती थी, बुक 1 और 2 थी, ठीक है। 5 बुक्स को इन्होंने डेवलपमेंटल स्टेज पे डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड कर दिया था। जो बुक 1 और 2 थी वहां पे वो क्या डिस्क्राइब करती थी, एज ऑफ नेचर अप टू द एज 12, ठीक है। बुक 3 और 4 डिस्क्राइब करता था ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ एडोलेसेंस को। बुक 5 डिस्क्राइब करता था एज ऑफ विजडम करस्पॉन्डिंग रफली टू द एजेस ऑफ 20 थ्रू टू 25, ठीक है। रियलिज्म हो गया आपका। रियलिज्म की फॉर्म्स देख लो। फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म, इसके नाम ही याद रखना बेसिकली आपको। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म किसने दिया था, इरास्मस, जॉन मिल्टन एंड रेबेलियस ने। सोशल रियलिज्म माइकल डे मोंटेग्ने, जॉन लॉक ने। सेंस रियलिज्म रिचार्ड मलकेस्टर, फ्रांसिस ने। न्यू रियलिज्म बर्ट्रांड रसल एंड व्हाइटहेड ने दिया था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ये सारी चीजें आप वहां पे देख चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्रैग्मेटिज्म में। फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, जिसमें ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म है। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, those things or principle are true which satisfy the needs, requirement, aspiration। वो चीजें ही ट्रू हैं जो हमारी नीड्स को, एस्पिरेशन को, रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड की ये बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वॉट जो कुछ भी है हमारे पर्पस को फुलफिल करता है, हमें सेटिस्फाई करता है, हमारे जो डिजायर्स हैं उनको, वही यहाँ पे ट्रू है। बायोलॉजिकल जो प्रैग्मेटिज्म है, द पावर और कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट। जो आपका ह्यूमन बीइंग का जो पावर है, कैपेसिटी है, वो वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। वो क्योंकि वो इनेबल करता है एक इंडिविजुअल को उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग चेंज होने के लिए। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म बोलता है वट एवर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, जो कुछ भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है वो ट्रू है, वो काम करेगा, ठीक है, वो ट्रू है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब आ जाओ एग्जिस्टेंशियलिज्म में। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या चीजें याद रखनी है आपको? एक मिनट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये कुछ टर्म्स हैं। एग्जिस्टेंस प्रीसीड इजेंस, ये पूछे हुए हैं। एम्फेसिस करता है सब्जेक्टिविटी पे, एम्फेसिस करता है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, व्यू ऑन एक्शन, व्यू ऑन मैन, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ पे बात करता है, माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ नॉलेज, नो फेथ इन एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ से आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वहां पे आपका यहाँ से मेटाफिजिक्स ही से क्वेश्चन आया। कौन सा क्वेश्चन आया था कि जो गॉड को डेड किसने बोला है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था, ठीक है। गॉड मर गया है, गॉड खुद से नहीं मरा है, उसे हमने मारा है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था, जिसका ये किसका स्टेटमेंट था? फ्रेडरिक निट्शे का ये स्टेटमेंट था, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, कंसेप्ट ऑफ गॉड में फ्रेडरिक निट्शे ने एक स्टेटमेंट दिया, गॉड इज डेड। उनने बोला वेयर इज गॉड गॉन, गॉड कहाँ गया? आई मीन टू टेल यू वी हैव किल्ड हिम, यू एंड आई, हमने और तुमने उसे खत्म कर दिया है। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ में जीन पॉल सार्त्रे का ही ये स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, मैन क्या है? कुछ भी नहीं है, बल्कि वो जो खुद को बनाता है। सच इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये जीन पॉल सार्त्रे ने बोला था। जहां पे रियलिटी, सब्जेक्टिविटी, ठीक है, सब्जेक्टिविटी जहां पे एग्जिस्टेंट प्रोसीड करता है एजेंस को, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई चीजें हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे चले, अब आ जाओ, एक मिनट को, ये क्या है? ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे जरा? अच्छा, एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं पढ़ी है वहां पे ना, प्रैग्मेटिज्म तक पढ़ी है। मैं एग्जिस्टेंशियलिज्म बता देती हूँ, सॉरी, मुझे लगा मैंने वहां पे एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में भी आपको बता दिया है। जस्ट अ सेकेंड, मैं बता देती हूँ। जब एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं तो ये किसकी बात करता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म आपकी एक यंग फिलोसफी है जो इंडिविजुअलिस्टिक है, ठीक है, इंडिविजुअल को, ठीक है, ये यंगेस्ट फिलोसफी है, रिवोल्ट अगेंस्ट मैनी, मतलब कई सारे जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न फिलोसफी है उसके ये अगेंस्ट में था। डिफिकल्ट, इसका कोई भी एंशिएंट फिलोसफी में आपको रूट नहीं मिलेगा। इसने इंडिविजुअल और उसकी फ्रीडम को इंपॉर्टेंस दी है। इसने बोला है जो इंडिविजुअलिटी है, जो इंडिविजुअल है, जो मैन है, वही सुप्रीम है। इंडिविजुअलिटी ग्रेटर इंपॉर्टेंस, इंडिविजुअलिटी को इसने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ये आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। एग्जिस्टेंस इन टाइम एंड स्पेस इज रियल, इजेंस अनरियल, ये बोलता है टाइम और स्पेस जो है वो रियल है और इजेंस कैसा है? अनरियल है। इंडिविजुअल रियल है, यूनिवर्सल है और अनरियल है। मतलब यहाँ पे जो मैन है, मैन इज इन द सेंटर, ठीक है, जो मैन है इज इन द सेंटर। ये इसके चीफ एक्सपोनेंट है सोरेन एबे किरकेगार्ड, डैनिश क्रिश्चियन, फ्रेडरिक विलियम निट्शे, जर्मन एस्थेटिक कार्ल थियोडोर जेस्पर एज और मार्टिन, ठीक है, ये सारे गैब्रियल हॉर्नर, जीन पॉल चार्ल्स एंड्रे सार्ट्रे, ठीक है, ये क्या है इसके एक्सपोनेंट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस इज मैन, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस कौन है? मैन। रिकॉग्नाइज पैरामाउंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, ठीक है, पैरामाउंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्रिएटिंग हिज ओन वैल्यूज, बिलीव इन माइंड, नॉट बिलीव इन एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज को नहीं मानते। मैन इज नॉट कंप्लीट, मैन कंप्लीट नहीं है। नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कंसेप्ट, ये पूछा हुआ लाइन आपसे, ठीक है, जो रेडीमेड कंसेप्ट है उसको यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, ठीक है। मेटाफिजिक्स मैंने आपको बता दी। एपिस्टेमोलॉजी में आ जाते हैं। नो नॉलेज, ठीक है, ट्रूथ एज्यूम्स टू प्रोसीड मैन एग्जिस्टेंस, कोई भी नॉलेज नहीं है, ट्रूथ जो है वो प्रोसीड करता है, बताता है मैन की एग्जिस्टेंस को। ऑल नॉलेज ट्रूथ इज अराइव्ड एट बाय नोइंग ईच इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी, सेल्फ नॉलेज इज द की टू ऑल नॉलेज, ठीक है। नॉलेज कैसी है? इंट्यूटिव है, डोंट बिलीव इन एब्स्ट्रैक्ट एंड स्पेकुलेशन।
एक्सियोलॉजी में मैन एथिकली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सारे डिसीजंस के लिए, वो एक्सेप्ट करता है एब्सोल्यूट वैल्यूज को, अवेयरनेस ऑफ डेथ को, फिडिलिटी को, सिंसियरिटी को, इंटीग्रिटी को। ये तीनों कीवर्ड है एग्जिस्टेंशियलिज्म के, ध्यान रखना, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन इन द डेवलपमेंट, फुली डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फुली डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट मैन, इनरिचमेंट ऑफ अ ह्यूमन माइंड, मेकिंग बेटर चॉइसेस, है ना। freedom of the child to develop authentic self of the child, to inculcate choice making power in student, prepare the child to face tragic जो situations हैं लाइफ की, to develop a sense of responsibility in child, ठीक है। करिकुलम में बात करते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने जो ह्यूमैनिटीज हैं, ठीक है, लाइक आर्ट, लिटरेचर, इन सबको एम्फेसाइज किया है, सोशल साइंस को, ठीक है। साइंस इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन ऑफ फिलोसफी, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, कार्ल जेस्पर ने दिया है। नो रिजिड करिकुलम, कोई भी रिजिड करिकुलम नहीं है। डिसिप्लिन में चाइल्ड को फ्रीडम दी है, सेल्फ डिसिप्लिन है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, डेमोक्रेटिक सेटअप है यहाँ पे, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें, सोक्रेटिक मेथड को इन्होंने दिया है, लर्निंग बाय डूइंग को, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस को, डिस्कार्ड किया है ग्रुप मेथड को क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी को मानते हैं, डिसफेवर किया है मैकेनाइजेशन और इम्पर्सनैलिटी को, ध्यान देना, इम्पर्सनैलिटी, मैकेनाइजेशन, इन सबको इन्होंने क्या किया, डिसफेवर किया, पर्सनल रीडिंग, ठीक है। अब there are the 5 characteristics of this idea that are formulated by this existential framework, ठीक है, जिसमें आता है क्या, मोर ऑथेंटिक, मोर स्पिरिचुअल, क्रिटिकल एटीट्यूड, क्लियर सेंस ऑफ पर्सनल होते हैं इनके, डेवलप करते हैं एम्पैथेटिक अवेयरनेस टुवर्ड्स अदर। एग्जिस्टेंशियलिज्म टेक्स इनटू कंसिडरेशन अंडरलाइंग कंसेप्ट, जिसमें बोलते हैं जो ह्यूमन है वो फ्री विल है, ठीक है। ह्यूमन का जो नेचर है, ह्यूमन नेचर इज चूजन थ्रू लाइफ चॉइसेस, a person is best when struggling against their individual nature, fighting for life। एक पर्सन कब अच्छा होता है, जब वो अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए लड़ रहा होता है, फाइट कर रहा होता है अपनी लाइफ के लिए। डिसीजन आर नॉट विदाउट स्ट्रेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, देयर आर थिंग दैट आर नॉट रैशनल, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन इज क्रूशियल, society is unnatural and its traditional religious and secular rules are arbitrary, ठीक है। वर्ल्डली जो डिजायर्स होती है वो कैसी होती है, फटाइल होती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है एपिस्टेमोलॉजी में। यहाँ पे जो रोल होता है टीचर का वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्टिव है टीचर यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट करते हैं एजुकेशनल सिचुएशन को, फैसिलिटेट करते हैं डेवलपमेंट को, ठीक है। सिंपैथेटिक होते हैं स्टूडेंट्स के टूवर्ड, ठीक है। सुप्रीम ड्यूटी होती है टीचर्स की बच्चों को समझना। फंडामेंटल पोस्टुलेट है कुछ इनके, जिसमें परमानेंस एंड चेंज है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड इजेंस, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके। फ्रीडम इज आइडेंटिकल विद एग्जिस्टेंस, ठीक है। रीजन, और फिर एक टर्म आता है एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या है यहाँ पे, मतलब बेतुका, जब किसी व्हेन एन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस लॉन्गिंग फॉर ऑर्डर कोलाइड विद अदर लैक ऑफ ऑर्डर, इट इज एब्सर्डिटी। मतलब होता नहीं कभी किसी व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस होता है वो क्या करता है, बहुत टाइम तक वैसे ही रहता है, मतलब लॉन्गर टाइम तक वो रहता है, तब वो दूसरे किसी चीज के साथ जब वो कोलाइड करता है तो उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, एब्सर्डिटी बोलते हैं। मतलब मान लो कोई एक कंसेप्ट है, आपने बहुत टाइम से उसका मतलब वो अपने दिमाग में बना रखा है, चांस की बात है फिर आप कोई उससे कंट्रास्ट कुछ देखते हो तो वहां पे क्या आते हैं, एब्सर्डिटी आती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूटिटी मतलब वो ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल उसको कोई रीजन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, जबरदस्ती की बात है, जबरदस्ती, ठीक है। एलिनेशन, एंगेस्ट, अबेंडमेंट, डिसअपियर, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ऑथेंटिसिटी। अब आ जाओ मार्क्सिज्म में, इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, मार्क्सिज्म पे, ठीक है। जब मार्क्सिज्म पे आते हैं यहाँ पे देखो, मार्क्सिज्म की जब हम बात करते हैं तो मार्क्स जो थे वो जो हेगल है, हेगल कौन सी फिलोसफी से आते हैं आपके, आइडियलिज्म से आते हैं। कौन सी फिलोसफी से वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो आइडियलिस्टिक फिलोसफी है। तो मार्क्स हेगल से बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, इन्फ्लुएंस थे। हेगल के जो डायलेक्टिक आइडियलिज्म है उन्होंने उसके कंसेप्ट को समझा, मतलब इन्फ्लुएंस तो थे लेकिन उस बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट उन्होंने दिया,
ठीक है। मार्क्स अटैचेस इंपॉर्टेंस टू मैटर एंड नॉट आइडिया और स्प्रिट। मार्क्स ने अटैच किया है, मतलब मैटर को इंपॉर्टेंस दी, आइडिया और स्प्रिट को नहीं। मार्क्स ने बोला कि मार्क्स का जो एम था वो क्या था, एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। और जो हेगल थे वो आइडियलिस्ट फिलोसोफर थे, वो आइडिया और स्पिरिट को ट्रू मानते थे, ठीक है। मार्क्स इंटरप्रेटेड ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम रियलिटी टू स्पिरिचुअलिटी। मार्क्स ने इंटरप्रेट किया जो ह्यूमन की हिस्ट्री है, ठीक है, वो रियलिटी से कैसे जाती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती है। मतलब हम लोग मैटर से वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं, ये चीज इन्होंने बोली, ठीक है। और इन्होंने बोला था हम लोग स्पिरिचुअलिटी से रियलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट वही था लेकिन जस्ट अपोजिट इन्होंने दिया था। अकॉर्डिंग टू द हेगेलियन कंसेप्ट ऑल रियलिटीज आर नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ वन सिंगल। इन्होंने बोला जो भी रियलिटीज है वो सब कुछ नहीं है, जस्ट अ मैनिफेस्टेशन है, सिर्फ एक चीज का जो अनचेंजेबल है, एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो क्या है, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, हेगल स्टार्टेड फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी एंड एंडेड इन मैटर। हेगल ने स्पिरिचुअलिटी से स्टार्ट किया था और मैटर पे एंड किया था। इन्होंने, इनका जो मेन एम था वो क्या था, एंड ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, एंड ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, यही ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा। इनकी कुछ बुक्स थी, होली बुक्स, डास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। मार्क्स ने बोला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। इन्होंने बोला जो हिस्ट्री है वो प्रोडक्ट है मटेरियल एग्जिस्टेंस का। हेगल ने बोला हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये मटेरियल एग्जिस्टेंस बोल रहे थे और ये स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस बोल रहे थे, ठीक है। बोथ ऑफ देम रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब दोनों ने ही कॉन्ट्रडिक्ट एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया। मार्क्स ने मैटर को, मटेरियल को, हेगल ने स्पिरिचुअल को, ठीक है। मतलब थीसिस एंड एंटीथीसिस, थीसिस और एंटीथीसिस इन द फील्ड ऑफ अ मैटर एंड स्पिरिट। दीज थीसिस एंड एंटीथीसिस आर नथिंग बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सेम मैटर और आइडिया। समझिए बात कि मार्क्स ने बोला जो हिस्ट्री है वो प्रोडक्ट है हमारे मटेरियल एग्जिस्टेंस का। हेगल ने बोला नहीं, हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। मतलब यहाँ पे दोनों के स्टेटमेंट क्या कर रहे थे, कंट्रोडिक्ट कर रहे थे। मतलब थीसिस एंड एंटीथीसिस, थीसिस और एंटीथीसिस क्या है, जो मैटर और आइडिया है, मतलब जो मैटर है, सेम मैटर के दो एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। बस इतनी बात समझ में आई, यहां तक किसी को दिक्कत? अब आते हैं यहाँ पे द मेन टीनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के क्या है। ऑल द फिनोमेना ऑफ नेचर आर अ पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड होल। जितने भी फिनोमेना है, ठीक है, नेचर के, वो पार्ट है इंटीग्रेटेड, मतलब एक संपूर्ण है, ठीक है। नेचर इज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मूवमेंट एंड चेंज। जो नेचर है वो कंटिन्यूअसली चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मूवमेंट और चेंज के मतलब जो नेचर है वो कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मूवमेंट एंड चेंज है, ठीक है, इज इन अ स्टेट, ठीक है। द डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटेटिव एडवांसेस which culminate in abrupt qualitative changes. Contradiction are inherent in all realm of the nature but particularly in human societies, ठीक है। मार्क्सिज्म, इतनी बातें क्लियर हुई। मार्क्सिज्म एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन शुड पर्पस द सिटीजन ओबे द स्टेट, ठीक है। मतलब एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सिटीजन्स हैं वो स्टेट के जो भी पर्पसेस हैं उसको ओबे करें। एजुकेशन शुड कंपलसरी टू ऑल सिटीजन। The state should bear the burden of education. The state should emphasize on imparting objective knowledge. The state promote the physical mental development of all its citizens. Education should create full employment situation, ठीक है। Though vocational and trade education dignity of manual labor should be established in society. मतलब जो व्यवसायिक और व्यापार शिक्षा है, ठीक है, उसमें जो शारीरिक श्रम होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की गई। देयर इज अ नो प्लेस फॉर रिलीजन इन एन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे रिलीजन की कोई बात नहीं की गई, बिकॉज इट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। मतलब रिलीजियस जो एजुकेशन है वो हमारे मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। द अंडर प्रिविलेज शुड बी गिवन प्रायोरिटी। जो अंडर प्रिविलेज थे, वंचित थे, उनको यहाँ पे प्राथमिकता देनी चाहिए, ये चीज बोली गई। मार्क्सिज्म एंड टीचिंग मेथड, प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्यूटोरियल एंड सेमिनार्स, लेक्चर एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है। इनके मेटाफिजिक्स में
कंसेप्ट ऑफ गॉड और कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। कंसेप्ट ऑफ गॉड में क्या बोला, रिलीजन इज द साइट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्रिएचर, जिसमें हार्ट ऑफ हार्टलेस वर्ल्ड एंड द सोल ऑफ सोललेस कंडीशन की बात की गई। ठीक, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ में लाइफ इज नॉट डिटरमाइंड बाय कॉन्शियसनेस बट कॉन्शियसनेस बाय लाइफ। ठीक है, लाइफ वाज एक्चुअल लिविंग एवरीडे मटेरियल एक्टिविटी। कौन कौन सी वैल्यूज हैं मार्क्सिज्म की, जहां पे इन्होंने वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड पीपल के बारे में बोला। ही इज गाइडेड बाय सर्टेन वैल्यूज, जो कौन कौन सी हैं, टू डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, पैट्रियोटिज्म इज नॉट एन important Marxist value, to develop respect for parent, elderly people, all classes of labor, common good occupies an important position in Marxism. Marxist state there is no existence of private property. Discipline in public life is another important value in Marxist philosophies. ठीक है, इतनी बातें सही है। एम्स ऑफ एजुकेशन में आ जाओ। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था, मार्क्सिस्ट एजुकेशन विल ले स्ट्रेस ऑन इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। एजुकेशन का जो एम था, क्रिएटिंग मार्क्सिस्ट वैल्यू एटीट्यूड एंड वैल्यूज। देयर द स्टेट इज टू बी स्ट्रेंथेंड थ्रू द क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, जो क्लासलेस सोसाइटी है उसके बारे में। द प्रोलेटेरिएट विल no doubt dominate in the Marxist state, but education will not be limited to handful of people। मतलब जो पावरफुल लोग हैं वो तो नो डाउट डोमिनेट करेंगे ही मार्क्सिस्ट स्टेट में, बट जो एजुकेशन है वो कुछ लोगों में ही लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में बात की, इक्वलाइजेशन के बारे में बात की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई। मार्क्सिस्ट की एजुकेशन का मतलब क्या है कि मार्क्सिस्ट का जो एजुकेशनल एम था, मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर, सोशल एडवांसमेंट की बात की गई। और ये सोशल एडवांसमेंट कैसे हो सकता था, थ्रू एजुकेशन हो सकता था। एजुकेशन एक तरीके का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट था जो यहाँ पे सोसाइटी में चेंज ला सकता था। ओनली इंटेलेक्चुअल एजुकेशन कैन नॉट अचीव दिस गोल। इन्होंने बोला सिर्फ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन इस गोल को अचीव नहीं कर सकती। जहाँ पे एजुकेशन से इनका मतलब था तीन चीजें। पहला था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और पॉलिटेक्नाइज्ड एजुकेशन। क्या, पॉलिटेक्नाइज्ड एजुकेशन विच विल गिव नॉलेज रिलेटेड टू द जनरल साइंस। मतलब वो जो जनरल, वो हमें नॉलेज देगी, ठीक है, जो हम अप्लाई कर पाएंगे उसकी प्रिंसिपल्स को। ठीक है, मतलब पॉलिटेक्नाइज्ड एजुकेशन में क्या होगा, जो भी नॉलेज है जनरल साइंसेस की उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाएंगे, सो दैट हम प्रोडक्टिव चीजें कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे, बस मेथड की अगर बात करें, ठीक है, मेथड देख लिया वहां पे हम लोगों ने। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपका जो सेकंड सेक्शन था, ठीक है, सेकंड सेक्शन था आपका वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड सेक्शन पे आ रहे हैं। मैं दिखा रही हूँ थर्ड सेक्शन में क्या है, देख लो पहले तब आते हैं इधर। इतनी चीजें क्लियर है, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। एक मिनट, अब हम लोग थर्ड सेक्शन पे आएंगे। सेकेंड सेक्शन को हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जितने कीवर्ड्स थे मैंने सारे कीवर्ड्स दे दिए हैं यहाँ पे। देखो इधर आ जाओ, इतनी ज्यादा स्लाइड है यहाँ पे, ओपन ही नहीं हो रहा है। हाँ देखो, ए सेक्शन डिस्कस कर लिया है ना, अब बी सेक्शन हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। बी सेक्शन हो गया, ए सेक्शन भी हो गया, बी सेक्शन भी हो गया। अब हम लोग आएंगे अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फिर हम सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन पे आएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पे कौन कौन सी अप्रोचेस हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, वो देख लेते हैं यहाँ पे।
देखो यहाँ पे जब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में आओगे, सोशियोलॉजी सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि ये सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये समझो सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी है किस चीज की, हमारी सोसाइटी की। इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे सोसाइटी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सोशल रिलेशन होते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, और हमारा कल्चर होता है। नेचर क्या है सोशियोलॉजी का, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है। सोशियोलॉजी क्या है, एक इंडिपेंडेंट साइंस है। सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, एक इंडिपेंडेंट साइंस है, और ना कि एक फिजिकल साइंस, ठीक है। मतलब जो आपका सोशियोलॉजी है वो सोशल साइंस है, ना कि फिजिकल साइंस। क्यों सोशियोलॉजी जो है आपका सोशल साइंस को बिलोंग करता है, फिजिकल साइंस को बिलोंग नहीं करता? क्योंकि सोशियोलॉजी आपकी सोसाइटी को कंसंट्रेट करता है, मतलब सोशल बिहेवियर्स को देखता है, सोशल एक्टिविटीज को देखता है। इसी वजह से ये कैसा है, सोशल है, ठीक है, सोशल साइंस है। सोशियोलॉजी इज अ कैटेगोरिकल नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। जो सोशियोलॉजी है वो कैसा है, कैटेगोरिकल है, ना कि एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है। कैटेगोरिकल मतलब सोशियोलॉजी जो स्टडी करता है थिंग को कैसे, एज इट इज, ठीक है, एंड नॉट एज दे ऑट टू बी। मतलब जो भी सोशियोलॉजी है वो कैसा होता है, कैटेगोरिकल होता है, मतलब थिंग जो जैसी है वैसी ही उसको वो स्टडी करता है, ना कि वोट, ना कि दे ऑट टू बी, ठीक है, ये चीज है। सोशियोलॉजी इज नेसेसरली साइलेंट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, इट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ वैल्यू जजमेंट, ठीक है, ये किसी भी काइंड की वैल्यू जजमेंट को नहीं करता है, ठीक है। फिर आता है सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस। जो सोशियोलॉजी है वो एक प्योर साइंस है, ना कि एक अप्लाइड साइंस है। क्योंकि सोशियोलॉजी प्योर साइंस क्यों है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्योंकि ये जो इमीडिएट एम होता है सोशियोलॉजी का इज द एक्वाइजेशन ऑफ अ नॉलेज, ठीक है। जो प्योर साइंस है वो ये प्योर साइंस क्यों है, it is a pure science, sociology is a pure science because the immediate aim of sociology is the acquisition of knowledge. ऑन द कॉन्ट्रेरी जो आपका अप्लाइड साइंस है या फिर जो अप्लाइड साइंस है इज इंटरेस्टेड इन द एप्लीकेशन। वो किस चीज में इंटरेस्टेड होता है, एप्लीकेशन में, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट नॉलेज। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्विजिशन करते हैं, और यहाँ पे हम नॉलेज का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, ये चीज है। इसी वजह से ये क्या है, एक प्योर साइंस है, ना कि अप्लाइड साइंस है। नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली इन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कंक्रीट साइंस। यस, जो सोशियोलॉजी है डज नॉट कन्फाइन इट सेल्फ टू द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर और कंक्रीट इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन इवेंट, ठीक है, उसके साथ नहीं खाली कन्फाइन करता है अपने आप को, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो होते हैं ह्यूमन इवेंट्स के, उनके जो पैटर्न्स होते हैं उसको ये स्टडी करता है, ठीक है। फिर आता है सोशियोलॉजी इज जनरलाइजिंग एंड नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो जनरलाइज करता है, ठीक है, ना कि एक पर्टिकुलराइजिंग साइंस है। क्यों? क्योंकि इट ट्राइज टू मेक जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ सम सेलेक्टेड इवेंट। मतलब ये क्या करता है, चीजों को जो भी इवेंट्स हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, जनरलाइज करता है, ठीक है, उनको क्या करता है, जनरलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल जो जॉइंट फैमिलीज होते हैं आर मोर स्टेबल देन द न्यूक्लियर फैमिलीज, है ना, ये चीज है यहाँ पे। फिर आता है सोशियोलॉजी इज जनरल साइंस, जनरल सोशल साइंस नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है वो क्या है, एक जनरल सोशल साइंस है, कोई स्पेशल सोशल साइंस नहीं है, ठीक है। फिर सोशियोलॉजी इज बोथ एन इंपेरिकल एंड रैशनल साइंस, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके आया था कि सोशियोलॉजी क्या है, बोथ है या फिर सिर्फ रैशनल है या फिर इंपेरिकल, ऐसे कुछ स्टेटमेंट आया था आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दोनों ही है, इंपेरिकल भी है और रैशनल भी है, ठीक है। ये इंपेरिकल साइंस क्यों है, क्योंकि ये एम्फेसाइज करता है फैक्ट्स पे दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और ये रैशनल साइंस क्यों है, बिकॉज इट स्ट्रेस दैट रोल ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, इस वजह से ये रैशनल साइंस है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाओ, दो कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं आपके,
एजुकेशनल सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल सोशोलॉजी की अगर बात करते हैं, जितने भी सोशोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इट अप्लाइज द सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू द एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है आपका एजुकेशनल सोशोलॉजी है। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं टीचर्स, लर्नर, ठीक है, उनका जो इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में। ठीक, ये चीजें हैं। नेक्स्ट आओ, अब ये एजुकेशनल सोशोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्कूल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हेल्प अस टू प्रोवाइड sound social basis for educational research, prepare and develop the child for living independently in science society. It makes people understand their welfare and strive to achieve social goods for all, है ना। man should be socialized to lead a group life, emphasize करता है belief that all humans are equal, प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है प्रोग्रेस ऑफ कल्चर को, सेकुलर सिक्योर करता है इंडिविजुअल सेल्फ को, सेल्फ रिलायंस को और सेल्फ डेवलपमेंट को। ठीक, अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसको मैंने, चलो कोई नहीं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू अ सोसाइटी कैटेगराइजेशन ऑफ इट्स पीपल इनटू रैंकिंग बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगों को कैटेगरीज में डाल देते हैं। ठीक है, उनकी कुछ फैक्टर के बेसिस में हम कैटेगराइज कर देते हैं, लाइक उनकी वेल्थ क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनका एजुकेशन, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं एज सच स्ट्रैटिफिकेशन इज द रिलेटिव सोशल पोजीशन ऑफ अ पर्सन विद इन अ सोशल ग्रुप। ठीक है, जिसमें कैटेगरी भी हो सकती है, जोग्राफिक एरिया हो सकता है, रीजन हो सकता है, सोशल यूनिट, मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है एक हायरार्की में होता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कुछ इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, कुछ इनइक्वालिटीज होती हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को हायरार्की में अरेंज कर देते हैं। जनरली इनको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के 4 मेन टाइप्स होते हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। सबसे पहला होता है स्लेवरी, है ना, फिर होता है स्टेट, फिर होता है आपका कास्ट, फिर होता है सोशल कास्ट एंड स्टेटस। ठीक है, स्लेवरी सिस्टम समझ रहे हो, स्लेवरी का मतलब क्या होता है, गुलामी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुलामी बोलते हैं। जैसे होता नहीं है क्या, जैसे किसी के यहाँ कोई दो दास प्रथा होती थी। ठीक है, आप काम कर रहे हो तो वो जो बोलेगा उसको आपको ऑर्डर मानना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, फिर आता है स्टेट, देखो मैंने इसका डाला है, कंटेंट नहीं डाला है, नहीं डाला, चलो मैं यहीं पे समझा रही हूँ, आप खुद समझो। फिर आता है स्टेट, स्टेट की अगर बात करते हैं, जो स्टेट सिस्टम है बहुत पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है आपका। रुको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। ये मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे बहुत ज्यादा। चलो मैं इसी से कराती हूँ क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, फिर कहाँ है वो डिटेल में मैंने जब कराया था तब का था। ठीक है, तो स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, समझ लो, मतलब यहाँ पे जो मास्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास पावर होता है और ओवर द स्लेव वॉज, उनके ऊपर वो क्या करते हैं, मतलब वो करते हैं, रूल करते हैं। स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, स्टेट का मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब जैसे होता नहीं कि आप किसी राजघराने में पैदा हो गए हो। ठीक है, तो ये चीज होता है। कास्ट का मतलब जो आपको हेरिडिटरी मिली होती है। ठीक है, सोशल क्लास एंड स्टेटस कहने का मतलब क्या है, जो पर्सन की पोजीशन है डिपेंड्स टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट अपॉन अचीवमेंट। ठीक है, जैसे होता नहीं कुछ अच्छी अचीव करके आप अपनी पोजीशन को बढ़ा लेते हो। ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो ये सोशल क्लास और स्टेटस होता है। ठीक, फिर आता है द बेसिस और डिमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन दैट आर मेड टू एलोकेट पीपल इन अ गिवन सोसाइटी, जिसमें आता है क्लास, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास, पावर और स्टेटस, क्लास, पावर और स्टेटस। क्लास जो होता है, ठीक है, क्लास जो होता है इट रिफर्स टू द डिफरेंशिएशन एट द लेवल ऑफ वेल्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन किस पे करते हैं, लेवल ऑफ वेल्थ पे करते हैं। पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पावर ऑफ इन सोसाइटी, कितना ज्यादा आपके पास पावर है। ठीक है, स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस मतलब प्रेस्टीज या फिर जो सोशल ऑनर्स आपको मिल रहे होते हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इतनी बातें सही है, समझ में आई। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, पूछा हुआ है। स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है इज सोशल, इट इज एंशियंट, बहुत, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत पुराने समय से स्ट्रैटिफिकेशन चल रहा है।
ठीक है। इट इज अ डाइवर्स इन फॉर्म, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंशियल, कैसा होता है, कॉन्सिक्वेंशियल होता है। कॉन्सिक्वेंशियल कहने का मतलब क्या है, इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस निकल के आते हैं। दो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पहला जो होता है वो होता है लाइफ चांसेस, ठीक है। दूसरा जो होता है वो लाइफ स्टाइल पे होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आई यहाँ तक की किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करती हूँ नहीं होगी। अब आते हैं सोशल मोबिलिटी। अब जो सोशल मोबिलिटी है वो दो तरीके की होती है। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की, ठीक है, जब ये जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो किस में होता है, उसका जो स्ट्रैटिफिकेशन का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो 3 डायरेक्शन में चलता है आपका, ठीक है, 3 डायरेक्शन में चलता है। पहला होता है लोअर से हायर, या फिर हायर टू लोअर, या फिर बिटवीन द सेम लेवल, ठीक है। जो भी ये स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो एक मूवमेंट में चलता है, लोअर टू हायर, है ना, हायर टू लोअर, और बिटवीन द सेम पोजीशन, ठीक है, बिटवीन द सेम पोजीशन। अब आगे धरो, यहाँ पे अब जो सोशल मोबिलिटी है वो दो तरीके की होती है, एक वर्टिकल मोबिलिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है। जो वर्टिकल मोबिलिटी होती है वो ये होती है, ठीक है, ये ही आपकी वर्टिकल मोबिलिटी होती है, जिसमें एक अपवर्ड होती है और एक डाउनवर्ड होती है। एक होती है अपवर्ड, एक होती है डाउनवर्ड। समझो वर्टिकल मोबिलिटी को, इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन स्ट्रेटम टू अनदर और फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। जब वर्टिकल मोबिलिटी में क्या होता है, आप एक पोजीशन से दूसरी, मतलब लोअर से हायर बन रहे हो, मतलब क्लर्क से आप पीओ बन रहे हो, ठीक है, या फिर पीओ से आप क्लर्क बन रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो क्लर्क से जब आप पीओ बनोगे, ठीक है, तो ये क्या है आपका लोअर से हायर, ठीक है, लोअर से आप हायर की तरफ जा रहे हो। जब पीओ से आप क्लर्क बन जाओगे तो ये क्या हो रहा है, हायर से आपका लोअर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल मोबिलिटी होती है, ठीक है, लोअर टू हायर या फिर हायर टू लोअर। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या होता है, जब सेम पोजीशन पे है, मतलब मान लो अभी आप क्लर्क हो, ठीक है, और फिर उसके 10 साल भी बाद भी आप क्लर्क ही रहो, ठीक है, तो ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है, ठीक है। मतलब आप अगर टीचर हो और अभी भी टीचर ही हो तो ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है, ठीक है। अगर मान लो अभी आप टीचर हो, फिर आगे चल के आप प्रिंसिपल बन जाते हो, तो ये क्या है आपका लोअर टू हायर, यहाँ पे वर्टिकल मोबिलिटी आ रही है, ठीक है। मान लो अभी आप प्रिंसिपल हो और बाद में आप प्यून बन जाते हो, तो ये क्या है हायर टू लोअर, ठीक है, ये क्या है हायर टू लोअर, मतलब डाउनवर्ड मोबिलिटी है ये, ठीक है। समझ में आया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर से यहाँ पे समझा दे रही हूँ एक बार। जब वर्टिकल, देखो इसको समझना, देखो यहाँ पे किधर गया, ये रहा। जब हम बात करते हैं वर्टिकल मोबिलिटी की, ठीक है, जब वर्टिकल मोबिलिटी की बात करते हैं तो ये दो तरीके की होती है, एक होती है डाउनवर्ड, ठीक है, और एक होती है आपकी अपवर्ड। समझ रहे हो, जब अपवर्ड कहने का मतलब क्या है, हायर से आप सॉरी लोअर से हायर की तरफ जाते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका अपवर्ड होता है। जब हायर से लोअर की तरफ जाते हो तो ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है। समझ में आई बात, हायर से लोअर की तरफ, मान लो अभी आप पीओ हो, बाद में आप क्या बन जाते हो, चपरासी पीओन बन जाते हो, तो ये क्या हो गया आपका डाउनवर्ड मोबिलिटी हो गई। मान लो अभी आप क्या हो, प्यून हो, बाद में आप पीओ बन जाते हो, ये क्या हो गया अपवर्ड मोबिलिटी हो गई, ठीक। और बिटवीन टू पोजीशन एट द सेम लेवल, मान लो अभी आप क्लर्क हो, बाद में भी क्लर्क ही रहते हो, तो ये क्या है सेम पोजीशन। मान लो अभी दिल्ली में हो, फिर मान लो भी लखनऊ में आ जाओगे, लेकिन हो तो क्लर्क ही ना सेम बैंक में, बस ये चीज है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसके अलावा अच्छा हाँ, एक दो मोबिलिटी यहाँ पे और आती हैं। एक आती है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, एक आती है इंटरा जनरेशनल, ठीक है। इंटर जनरेशनल और इंटर जनरेशनल और इंटरा, ठीक है, इंटरा जनरेशनल, दो मोबिलिटी और आती हैं। जब इंटर जनरेशनल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चेंज होता है, चेंज इन अ स्टेटस अकर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, एक जनरेशन से अदर जनरेशन पे जाता है। इंटरा में क्या होता है, चेंजेस अकर विद इन वन जनरेशन, मतलब एक ही जनरेशन में, समझ रहे हो, मतलब मान लो आपके जब इंटर जनरेशन की बात करेंगे, मान लो आपके जो फादर थे वो प्यून थे, ठीक है, लेकिन उनका जो बेटा था वो पढ़ लिख कर क्या बन जाता है, पीओ बन जाता है,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसने स्टेटस को चेंज किया, तो इंटरजेनरेशनल है। ठीक, इसी जगह जब इंदिरा की बात करते हैं, मान लो आपके फादर का कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस है फादर का, ठीक है, उसमें जो राइज एंड फॉल होगा, ठीक है, जो राइज एंड फॉल होगा वो विद इन 1 जनरेशन तो होगा ना, तो बस वही आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करती हूँ नहीं होगी, है ना। अब आ जाते हैं थियोरेटिकल अप्रोचेस पे। ठीक है, थियोरेटिकल अप्रोचेस पे आते हैं, जहां पे हम बात करेंगे जस्ट अ सेकेंड, मैं एक चीज यहाँ पे और बताना चाह रही थी, चलो इधर एक मिनट, इधर आ जाओ, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, रह गया तो मैं बता ही रही हूँ। मैं आपको अपने नोट्स से करा रही हूँ, मैंने खुद भी अपने नोट्स बना रखे थे। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और बता रही हूँ जो मेरे नोट्स में है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करते हैं इसकी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे रुको, मैं नई स्लाइड पे बताती हूँ आपको, लिख लो, इम्पोर्टेंट है। इसको जब डिफ्रेंशिएट करने में ही प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये पेज आ गया तो मैं समझा ही दूँ, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, है ना, और एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल अफेक्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स आउटकम। पहला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखो, पहला पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशन and the experience of people affect the field of education and its आउटकम्स। अभी देखा था ना वहाँ पे कि हम यहाँ पे जो टीचर हैं वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में, ठीक है, वो कैसे इफेक्ट करते हैं वो होता है। दूसरी, ये मोस्टली कैसा होता है, थ्योरेटिकल फील्ड में होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल फील्ड में काम करता है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे पहले ये भी देख लो, यहाँ पे जब यहाँ पे एजुकेशनल, एक मिनट को सही बताया, हाँ ठीक है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी में आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑन एजुकेशन। ठीक है, जो भी सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन में अप्लाई करते हैं। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है यहाँ पे। इतनी बातें क्लियर है। तीसरी बात, ये विद इन एजुकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, विद इन द एजुकेशन होता है, और ये आपका एप्लीकेशन आउट ऑफ द फील्ड। ठीक है, एप्लीकेशन आउट ऑफ द फील्ड चलता है। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट और लिख लो, जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है आपका, वो एम्फेसाइज करता है हाउ एजुकेशन कुड बी इम्प्रूव। ठीक है, किस चीज पे एम्फेसाइज करता है, ये एम्फेसाइजेस ऑन हाउ एजुकेशन कुड बी इम्प्रूव, कैसे एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो है ये इसका जो मोर एम्फेसिस किस चीज पे होता है, अचीवमेंट ऑफ द रिजल्ट पे। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इतने से आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने वाली है आपको। ठीक, तो ये अपनी कॉपी में एक्स्ट्रा और लिख लेना। ठीक, मुझे पेज मिल गया तो मैंने समझा दिया ये आपको। एक सेकेंड, अब आ जाओ नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं
जो इनकी थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं, आपकी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की थ्योरेटिकल जो भी अप्रोचेस हैं उनको यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, जब थ्योरेटिकल अप्रोच पे आते हैं, 3 थ्योरेटिकल अप्रोच है। एक मिनट रुकना जरा सा, मुझे लग रहा है मैं गैस पे कुछ चढ़ा के आई हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे 3 अप्रोचेज हैं आपकी, है ना, सिंबॉलिक, इंटरैक्शनिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है, इसका मैंने एक और चार्ट डाला था। ये रहा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, है ना, जहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है जो मैक्रो लेवल पे काम करती है, जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो भी मैक्रो लेवल पे काम करती है, और जो इंटरैक्शनिज्म है वो आपका माइक्रो लेवल पे काम करती है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, यहाँ पे जो वेरियस पार्ट होते हैं सोसाइटी के, वो कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, सोशल सिस्टम आर हाईली स्टेबल होते हैं, सोशल लाइफ गवर्न्ड बाय द कंसेंसस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या होता है, सोसाइटी एकोमोडेट बिटवीन कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप, सोसाइटी इज अनस्टेबल एंड प्रोन टू चेंज, सोशल लाइफ इज कॉन्फ्लिक्ट लेडन। अभी मैं इसको समझा रही हूँ। जो इंटरैक्शनिज्म में माइक्रो लेवल, एक्शन हैव अ सिंबॉलिक मीनिंग एंड मीनिंग कैन वेरी। अब इसको रुको, पहले मैं समझाती हूँ। ये मैंने चार्ट यहाँ पे डाल दिया था आपके लिए, अब ये समझ में आ जाएगा यहाँ पे मैं बताने क्या चाह रही हूँ। जब हम बात करते हैं किसकी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की, ठीक है, तो यहाँ पे जब सिंबॉलिक इंटरैक्शन की आप बात करोगे तो जो सिंबल रिलेटेड चीजें होती हैं, है ना, जो सिंबल रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे आती हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में। ठीक है, एक मिनट, जी आज मुझे टाइम का बहुत ध्यान रखना है, कल टाइम बहुत ज़्यादा गया था, इसी वजह से मैं यहाँ से कंसेप्ट आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, स्लाइड कहाँ गई। इससे अच्छा तो मैं इतनी देर में आपको समझा देती हूँ वहाँ पे। रुक जाओ, क्या हो रहा है ये? मैं समझा ही देती हूँ यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है इसको खुलने में टाइम लगेगा। टाइम क्यों नहीं खराब करना, ये भी नहीं ओपन होगा। ये सब क्या है, एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स हैं जो बीच बीच में आते रहेंगे और हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसका बट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही मैं तब तक समझा देती हूँ आपको
कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से कंसेप्ट आते हैं जो हमारे सिंबल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, माइक्रो होते हैं, ठीक। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, ये ऑर्गेनिज्म कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। और जो आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होता है वो आपका रिसोर्स डेप्रिवेशन के साथ काम करता है। मैंने क्यों ओपन कर दिया? वेट करो, कुछ नहीं कर सकते, मैं कोशिश। अगर मैंने एंड किया सेशन तो चला जाएगा फिर ये, और अभी कंटेंट है पढ़ने के लिए। क्या करें? अब जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक का तो फिर मुश्किल ही है। तब तक आप लोग रिवाइज करो, और क्या ही कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारा कंटेंट है पढ़ाने के लिए, आज कवर होगा नहीं होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज सेशन यहीं पे बंद करना पड़ेगा। अभी हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, काफ़ी सारी चीज़ें भी रह गई हैं पढ़ने के लिए, जिसमें अप्रोचेस पढ़नी है, सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ना है, जो सोशल मूवमेंट की थ्योरी होती है वो पढ़ना है। उसके बाद ये सी सेक्शन आपका कवर हो पाएगा। नहीं होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है इसका पार्ट 3 भी हो जाएगा, पार्ट 2 तो हो ही चुका है। ऐसा करते हैं, इसको फिर मैं एंड करती हूँ इस सेशन को, ठीक है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको अभी रिकवर होने में, ठीक है। तो बेवजह टाइम ख़राब नहीं करते हैं, तो इसको मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, ठीक है। तो अब ये देखो आपके 3 सेशन हो जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि आज हो जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसका पावर पॉइंट काम ही नहीं कर रही है, तो ठीक है।
तो इसको अब ये जो मैराथन है, ठीक है, 1 डे 1 मैराथन थी, लेकिन सॉरी ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो इस पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना। तो जितना मैंने अभी कराया है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, उतना कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है। जो नेक्स्ट होगा होपफुली उसमें कोई गड़बड़ ना हो, जहाँ पे हम लोग देखो इसमें बचा क्या है आपका, ये समझ लो। ये जो 3 अप्रोचेज हैं आपकी, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बचा है। 3 अप्रोचेज हैं आपकी, थ्योरेटिकल अप्रोचेस जहाँ पे सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन है आपकी, फिर आपकी सोशल मूवमेंट की जो थ्योरीज हैं, 3-4 थ्योरीज हैं, उनको वहाँ पे हमें डिस्कस करना है, ठीक है। देन हम लोग सेक्शन 4 पे आ जाएंगे, जहाँ पे सोशलाइजेशन क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा इंट्रो होगा। उसके बाद जो भी आपके एजुकेशनल थिंकर्स हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है वहाँ पे, जिसका मैंने ऑलरेडी PDF आपको टेलीग्राम पे दे रखा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट क्या ही कर सकते हैं जब नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए कि ये चीज़ हो रही है, ठीक है। मैराथन आपका, मैराथन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है पूरी तरीके से, ठीक है। तो फिर सेशन यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अच्छा हाँ, एक मैं सेशन अभी थोड़ी देर में, वो पावर पॉइंट पे नहीं है आपका सेशन, वो मुझे आपका जो PhD एंट्रेंस एग्जाम है उससे रिलेटेड वो सेशन है, वो मैं आप लोगों को अभी आधे घंटे में अपलोड करूंगी, ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद। सो थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सेशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बट स्टिल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोग को यहाँ पे बताई हैं, सब आपके कहीं ना कहीं वो लाइंस आपकी नेट जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर है वहाँ पे पूछी गई हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेगा, हम लोग PYQ भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैंने पूरी सीरीज इसकी बना के रखी हुई है, एक बार ये कंटेंट कवर हो जाए इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, एंड अगेन आई एम सॉरी, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।